Hello guys, how are you? I hope that you all will be fine. मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश विद मुकेश सर में। और आज हम अपनी इस वीडियो में लेकर आए हैं हाउ टू सॉल्व अनसीन कम्प्रीहेंशन। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज होता है किसी भी क्वेश्चन पेपर का। चाहे आप स्कूल लेवल पर क्वेश्चन पेपर दे रहे हो, चाहे आप सर्विस का क्वेश्चन पेपर दे रहे हो, जॉब के लिए दे रहे हो, वहाँ पर आपको इंग्लिश के पोर्शन में अनसीन कम्प्रीहेंशन सॉल्व करने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से हमें अनसीन कम्प्रीहेंशन सॉल्व करने चाहिए। Unseen comprehension means that paragraph which we have not read earlier. Unseen comprehension है क्या? वो comprehension जो हमने पहले ना देखा हो, जो हमारे लिए unseen हो, कहीं किसी किताब में, किसी गाइड में, किसी बुक में कहीं ना मिला हो, उसे हम unseen comprehension कहते हैं। This is very important part of a question paper for school exams और competitive exams in both languages, हिंदी और इंग्लिश। चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, ये स्कूलिंग लेवल पर जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी, और सरकारी नौकरी के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं, कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं, उसमें भी आपको ज़रूर मिलता है। अब इसको सोल्व करने के रूल्स क्या हैं? जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम सोल्व कैसे करें। देखिए, रूल्स ऑफ सॉल्विंग द अनसीन कम्प्रीहेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रीड द पैराग्राफ। सबसे पहली बात है कि हमें पैराग्राफ को पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिना पढ़े तो हम क्वेश्चन आंसर हैं जो कैसे हल करेंगे। सेकेंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द पैराग्राफ, डोंट गो इनटू डीप। आप थीम को जानिए, पढ़ते समय आपको पता होना चाहिए कि ये किस टॉपिक से बिलोंग करता है। ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक एक वर्ड का मीनिंग समझने लग गए, एक एक लाइन को बारीकी से दो दो बार पढ़ने लग गए, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, आपका टाइम खा लेगा और आपका पेपर छूट जाएगा। तो इसको इतना डीप मत पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। थर्ड, देन रीड द क्वेश्चंस बिलो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड। अब नीचे आ जाओ, देखो भी कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। आपने देखा कि 5, 6, 7, 8 सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पर मिलेंगे इस संख्या में। तो उनको पढ़िए। पढ़ने के बाद देखिए कि फलां क्वेश्चन में क्या पूछा है, फलां क्वेश्चन में क्या पूछा है। और उन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद आपने एक बार फिर से पैराग्राफ में आना पड़ेगा और उन क्वेश्चनों से जुड़ी हुई लाइनों को देखना पड़ेगा कि इन क्वेश्चनों का आंसर हमें कहाँ और किस लाइन में मिल सकता है। Then find out the related lines in the paragraph regarding the questions. अब वे लाइन ढूंढिए जो आपके क्वेश्चनों से संबंधित हो, जहाँ पर आपको क्वेश्चनों से जुड़े हुए वर्ड्स दिखाई दें। देखो, जो कमज़ोर बच्चे हैं जिन्हें हम कहते हैं कि भी इनको इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती, वे क्या करते हैं, जो कि तुम लाइन उठा के लिख देते हैं। और ऐसे बच्चे को तो टीचर भी यही बता देते हैं कि आप है ना, और तो कुछ समझ में आए चाहे ना आए, आपने ये क्वेश्चन में ये लाइन देखी, ऐसा ही ऊपर आपने लाइन देखी पैराग्राफ में और उठा के वो लिख दी, आप पास होने का आपका जुगाड़ हो जाएगा, आपका नंबर मिल जाएगा। वो उन बच्चों के लिए कुछ हद तक सही होता है, लेकिन जो होशियार बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनके लिए ये रूल सही नहीं है। उनको तो टू दी पॉइंट लिखना चाहिए। क्यों ज़्यादा लाइन लिखें, क्यों लिखें हम पूरा, जितना पूछा गया हमें उतना ही लिखना चाहिए। फैक्चुअल क्वेश्चंस आर इजी टू फाइंड। हाँ जी, फैक्चुअल क्वेश्चन कौन से होते हैं? तथ्यों वाले क्वेश्चन, आंकड़े वाले। कोई डेट पूछ रहा है, कोई बर्थडे पूछ रहा है, कोई जो है कुछ और पूछ रहा है, तो ऐसे जो हमारे फैक्चुअल क्वेश्चन है आसानी से मिल जाते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं होता। सिक्स्थ, नेवर राइट सेम टू सेम लाइन विच इज रिलेटेड टू क्वेश्चन। यह भी बताया था मैंने आपको कि कभी सेम टू सेम लाइन उठा करके आप ना लिखें, आप उसमें चेंज कर दें, जैसा पूछा गया उसके मुताबिक उसमें आप परिवर्तन कर दें, जो कि तो लाइनें ना उठाएं। ऑलवेज मॉडिफाई द सेंटेंस ऑफ द आंसर अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द क्वेश्चंस। हमेशा मॉडिफाई कर दीजिए। मॉडिफाई क्या होता है? चेंज करना, परिवर्तन करना। सेंटेंस को बदल दीजिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। अर्थात जब आप आंसर लिखेंगे तो आप उसको जो टेंस में, जो क्वेश्चन जिस टेंस में दिया हुआ है उसी टेंस में आपने आंसर लिखना है, तो आप वर्ब की फॉर्म को चेंज कर देंगे। और कुछ और चेंज करने का हो तो उसे भी आप चेंज कर देंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट वी शुड राइट द आंसर इन द सेम टेंस ऑफ द क्वेश्चन
इट मीन्स दैट इज द सेम फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका क्या मतलब हुआ कि भी जिस टेंस में पर्सन पूछा गया है उसी टेंस में उसका आंसर देना होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। अगर मान लिया जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्वेश्चन है तो आंसर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आएगा। अगर पास्ट में क्वेश्चन है तो आंसर भी पास्ट टेंस में ही आएगा। अगर फ्यूचर में क्वेश्चन है तो आंसर भी फ्यूचर टेंस में ही आएगा। ये ध्यान रखें। इफ द क्वेश्चन स्टार्ट्स विद एनी हेल्पिंग वर्ब such as is, am, are, was, were, do, does, did, modals, has, have, had, etc. अगर मान ले कोई भी क्वेश्चन है भाई, अगर वो क्वेश्चन जो है आपका किसी भी हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो रहा है तो उसका आंसर हम हमेशा यस या नो में देते हैं। ये आप यहाँ देखिए कि ऐसे प्रश्न का जो आंसर होता है वो हम यस या नो में देते हैं। कोई जैसे क्वेश्चन मान लिया डू यू नो मी, यस आई नो यू, तो वो यस में आ गया उसका आंसर। 10. If the question has do or does, then the answer will be given in first form। अगर भी क्वेश्चन में डू या डज आया हुआ है बच्चों तो उसका आंसर जो है फर्स्ट फॉर्म में दिया जाएगा। सेकंड फॉर्म, क्योंकि डू डज क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैं तो आंसर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। और जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही होती है। इफ द क्वेश्चन हैज डिड देन द आंसर विल बी गिवन इन सेकंड फॉर्म। अगर मान लिया क्वेश्चन है उसमें अगर डिड आया हुआ है तो उसका आंसर आपको सेकंड फॉर्म में देना पड़ेगा। जैसे डिड यू कंप्लीट योर वर्क, यस आई कंप्लीटेड माय वर्क, तो आई कंप्लीटेड लिखा आंसर में, तो डिड आया हुआ था तो कंप्लीटेड कर दिया, तो कंप्लीट सेकंड है, डिड भी सेकंड है। तो जिस क्वेश्चन में डिड आया हुआ है उसका आंसर सेकंड फॉर्म में देना होगा। ये ध्यान रखें क्योंकि ये भी पास्ट इंडेफिनेट है और सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनेट होती है। टेंस नहीं बदलेगा, टेंस वही रहेगा। जिस टेंस में क्वेश्चन है उसी टेंस में आंसर होगा। इस बात को अपने माइंड में बिठा लो बच्चों। 12th, if the question has any helping verb modals except do, does, did, then these helping verbs come in answer also according to the subject। भाई अगर क्वेश्चन में कोई भी हेल्पिंग वर्ब आई हुई है या मोडाल्स कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ये मोडाल्स होते हैं, ये आए हुए हैं हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये आए हुए हैं, तो ये जो हैं हमारे आंसर देते समय आंसर में सब्जेक्ट के बाद आएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। सिर्फ डू, डज, डिड को छोड़कर डू, डज और डिड जो है आंसर देते समय नहीं आते, ये कट जाते हैं। लेकिन इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, ये आंसर देते समय वापस आ जाती है आंसर में भी। डू, डज, डिड अगर यस में उत्तर होता है ना तब तो ये जो हैं भाग जाएंगे, अगर नेगेटिव आंसर होता है तब ये भी आ जाते हैं साथ में। जैसे मान लिया मैं कहता हूँ कि डू यू नो मी, आप आंसर दे रहे हो नो आई डोंट नो यू, देखो डोंट के रूप में डू वापस आ गया क्योंकि नेगेटिव में होगा ना रिस्पॉन्स। पॉजिटिव में हो तो ये कट जाते, ये नहीं आते। 13, इफ क्वेश्चन स्टार्ट्स विद व्हाट द नेम ऑफ प्रोफेशन एंड सिचुएशंस और प्रोसीजर विल बी टोल्ड। अगर मान लिया क्वेश्चन जो है वो वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तब जो नाम है आंसर में हम प्रोफेशन बताएंगे भी क्या प्रोफेशन है और सिचुएशन क्या है, और नाम जैसे नाम आता है जब हम किसी स्थिति के बारे में या काम धंधे के बारे में बात करें तब हम नाम बताते हैं भी डॉक्टर है, इंजीनियर है, व्हाट इज योर फादर, माय फादर इज ए डॉक्टर, माय फादर इज ए फार्मर। ऐसे जो वैसा नाम होता है जैसे नरेश, सुरेश, मुकेश, तब व्हाट से नहीं पूछ सकते, तब तो हु से पूछा जाता है, हु, हुज, हुम से। तो व्हाट में हम सिचुएशन बताएंगे, प्रोफेशन बताएंगे क्या काम धंधा करता है, प्रोसीजर मैंने कार्यविधि बताएंगे। 14th, if question starts with when then answer will be given telling the time। अगर पर्सन में हम देख रहे हैं कि when आया हुआ है तो आंसर में हम टाइम बताएंगे भाई, AM, PM, संडे, मंडे, डेट वगैरह जो भी है। क्वेश्चन 15, if question starts with where the place will be told in answer। yes, अगर क्वेश्चन में where आया हुआ है तो आप उसका आंसर दे में प्लेस बताएंगे, जगह बताएंगे। वो जगह गांव, शहर, रूम, कोई भी चीज़ हो सकती है। इफ क्वेश्चन स्टार्ट्स विद वाई देन रीजन विल बी टोल्ड इन आंसर। यस, अगर मान लिया आपके क्वेश्चन में वाई आया हुआ है तो आपको रीजन बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा, बिकॉज लगा करके रीजन बताना पड़ेगा। जैसे वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे,
आप क्यों थे एबसेंट, तो आपको रीज़न बताना है कि आप क्यों थे। सर आई वाज एबसेंट बिकॉज माई फादर वाज इल, ऐसे तो आपको रीज़न बताना पड़ेगा वाई वाले क्वेश्चन में। आई थिंक दिस इज़ वेरी ईजी। 17, इफ क्वेश्चन स्टार्ट्स विद विच द चॉइस ऑफ प्लेस और थिंग्स विल बी टोल्ड इन आंसर। हमारा क्वेश्चन है वो विच से शुरू हुआ है, तो विच से शुरू हुआ है तो विच मतलब कौन सा, कौन से, कौन सी, तो उसमें चॉइस बतानी है भाई। वो चॉइस निर्जीव वस्तु के रूप में आएगी भाई। कौन सी जगह पसंद है आपको, कौन सी जगह ना पसंद है, कौन सी वस्तु पसंद है, कौन सी वस्तु ना पसंद है, इस तरह चीज़ों को आपको बताना पड़ता है विच वाले क्वेश्चंस में। व्यक्ति के बारे में नहीं हो सकता विच। विच हमेशा जो है निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग होता है, ध्यान रखें। निर्जीव वस्तु होती है जगह, स्थान, वस्तु वगैरह। इफ द क्वेश्चन स्टार्ट्स विद हु, हुज, हुम, अगर मान लिया पर्सन में हु, हुज, हुम, हु मैंने कौन, हुज मैंने किसका, हुम मैंने किसको, अगर ये आ जाए तो हम नेम ऑफ पर्सन बताते हैं, यानी कि व्यक्ति का सिर्फ नाम लिख दो आप, और कुछ नहीं, व्यक्ति का नाम बताना होता है ऐसे क्वेश्चनों में, हु, हुज, हुम वाले में। इफ द क्वेश्चन स्टार्ट्स विद हाउ द सिचुएशन विल बी टोल्ड, अगर मान लिया क्वेश्चन में हाउ आया हुआ, हाउ मैंने कैसे, तो सिचुएशन जैसे ऊपर था वट वाले में, सिचुएशन बताते हैं हम कि क्या, जैसे हाउ आर यू, कैसे हो आप, तो आई एम फाइन, सिचुएशन आपकी फाइन, सिचुएशन आपकी। इफ क्वेश्चन स्टार्ट्स विद हाउ मैनी, अगर हमारे क्वेश्चन में हाउ मैनी आया हुआ है, कितनी संख्या में, तब आपको नंबर्स बताने पड़ते हैं आंसर में। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, आप कहोगे सर 30 स्टूडेंट्स, तो 30 नंबर हो गया। इफ क्वेश्चन स्टार्ट्स विद हाउ मच देन क्वांटिटी विल बी टोल्ड, अगर मान लीजिए पर्सन के अंदर हाउ मच आया हुआ है, कितनी मात्रा में, तो हम क्वांटिटी बताते हैं, मात्रा, कितनी मात्रा में। Who two questions belong to synonymous or antonymous and same as the meaning in paragraph. In such questions your vocabulary will work. Dear students, दो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं लास्ट वाले कि भाई आप जो है इसका सिनोनिमस बताओ वर्ड का, इस वर्ड का आप एंटोनिमस बताओ, सेम एज द मीनिंग, ये सिनोनिमस ही होता है कि ये पैराग्राफ में ढूंढो कि इस वर्ड जैसा वर्ड कौन सा है, इस वर्ड का उल्टा वर्ड कौन सा मिलेगा, इसका अपोजिट कौन सा मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको तो ध्यान देना पड़ता है। और जो एक प्रोमिनेंट सा वर्ड होता है, खास सा वर्ड, वो ही उसके आंसर मिलता है। थोड़ा इसमें आपकी जो कमांड है इंग्लिश पे, जो वोकेबलरी है, आपको कितना आता है, वो इसका आंसर देने में आपकी हेल्प करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये सारे रूल्स आपने देख लिए, आपके समझ में आए होंगे और आपको ये पता चल गया होगा कि हम किस तरह से जो है अनसीन कंप्रेंशन को सोल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा बताया गया जो है कि किस प्रकार से हम कंप्रीहेंशन को सोल्व करें, समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ subscribe my channel, like, share and comment and press the icon bell so that you can get the notifications of my new video, and please share this channel to your friends, your relatives. Thank you very much.